नमस्कार। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की ओर से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। हर एक शनिवार को हम आयुर्वेद का वर्ग ले रहे हैं, तो उसमें अलग अलग विषय आयुर्वेद को क्रम से लेकर आयुर्वेद के अंगों को लेकर हम चला रहे थे। वास्तव में तो वो आयुर्वेद एक परिप्रेक्ष्य को लेकर, एक काल को लेकर, एक परिस्थिति को लेकर ले रहे हैं, जो डिजिटल बोर्ड पर ले रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल आयुर्वेद अपने मूल स्वरूप में है वो हम आज ले रहे हैं। तो आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अंग, या तो आयुर्वेद का बेस कहे जिसको, वो है द्रव्य गुण विज्ञान, या तो फिर उसको कहे निघंटु, बराबर है। निगूढ़म अर्थम गमयति, यानी कि वनस्पति के, खनिज के और भी जितने पदार्थ है उसके द्रव्य और गुण का निरूपण करा सके, ऐसा जो शास्त्र, उसको द्रव्य गुण विज्ञान आयुर्वेद की परिभाषा में कहते हैं। उसकी शुरुआत कहीं से होती है तो वनस्पति से होती है, क्योंकि हम पूरे के पूरी जो जनसमूह है या फिर जितनी भी जाति प्रजाति, जितनी भी जीव सृष्टि है, वो वनस्पति से गहरी तरह से जुड़ी है। और आयुर्वेद में भी वनस्पति का बहुत वर्णन किया गया है। शुरुआत ही वनस्पति से होती है। वनेषुपति ही, यानी कि जो मुख्यता वन में रखती है वो वनस्पति है। तो इसकी हम बात शुरुआत करते हैं। अब उसके निष्णात, जैसे मैं काय चिकित्सा से लेकर गर्भ विज्ञान से लेकर और विषयों पर जैसे तज्ञता मेरी है, उसी तरह से अनेक वैद्य अनेक क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे ही एक महानुभाव जो वनस्पति शास्त्र के तज्ञ है, जो भाविन भाई जी है, वो आज बच्चों को सिखाने के लिए, गुरुकुल के बच्चों को द्रव्य गुण विज्ञान एवं वनस्पति परिचय सिखाने के लिए आ गए हैं। तो उनका ज्ञान को लाभ आपको भी मिले, इसके लिए ये सेशन हम संवाद रूप में करेंगे। जो आयुर्वेद का वनस्पति शास्त्र है वो आपको जानना इसलिए ज़रूरी है, और जानने के बाद केवल बैठे नहीं रहना है। आपके घर पर कुछ ऐसी वनस्पतियाँ उगानी है, ऐसी वनस्पतियाँ को ग्रो करनी है। आपके खेत हो या तो फिर कुछ भी आपकी ज़मीन हो तो उसमें कर सकते हैं, और कम से कम एक गमले में आप घर पर तो उसको उगा ही सकते हैं। कम से कम परिचय के लिए ही क्यों ना सही, क्योंकि हम नीम के साथ इतने गहरे जुड़े हैं, तो नीम को प्रत्येक व्यक्ति पहचानता है, बराबर है। और भी वनस्पति को, पीपल को पहचानता है। लेकिन कुछ वनस्पतियाँ, बहुत कुछ ऐसी है जिसको हम पहचानते नहीं हैं, तो उसकी हम पहचान कर सके, उसका महत्व समझ सके, और उपयोग तो पूरा विश्व कर रहा है, पूरा हम लोग कर रहे हैं, उसको उगा भी सके और प्रकृति का एक संतुलन कर पाए। केवल हम उपभोक्ता बने रहेंगे कप सिरप लेकर या और दवाइयाँ लेकर, लेकिन हम उसको यदि बोएंगे नहीं, हम उसका जतन नहीं करेंगे, संवर्धन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उपयोग भी हमारा हानिकर हो जाएगा प्रकृति के लिए। इसके लिए हम प्रकृति का शोषण न करें, दोहन करें। ये दोनों में फ़र्क है। गाय को दूध लेते हैं तो सामने हम ये भी ध्यान रखते हैं उसको चारा खिलाने का, तो ही दूसरी बार दूध ले सकते हैं। उसको दोहन कहते हैं, पूरा का पूरा लेना नहीं, अपितु दो लेना दो छोड़ना। तो वनस्पति का भी ऐसा उपयोग करके कुछ संवर्धन कर सके, इसके लिए आप बीज बो सकते हैं, अपने घर पर इसका संवर्धन कर सकते हैं, जो हमारा नैतिक दायित्व है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये की सिरप ले ली और 100 रुपया दे दिया तो आपने पूरा कर दिया, ऐसा नहीं है। उसको बोना हमारा परम कर्तव्य है, उसका संवर्धन करना वो हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए औषधीय जो बागायती है, औषधीय जितने भी ट्रीज है या प्लांट्स है, उसका हम संवर्धन करने के लिए संकल्पबद्ध है। भाविन भाई जी से आज ज्ञान का लाभ लेंगे हम। तो सर्वप्रथम आयुर्वेद में यदि वनस्पति की शुरुआत की जाए तो पहली कौन सी रखी जाए, इसमें सर्वप्रथम आपको पता है कि हरितकी का महत्व बहुत है। उसके लिए आयुर्वेद के आचार्यों ने पूरे के पूरे अध्याय लिखे हैं हरितकी को समर्पित होकर। बच्चों के लिए तो ऐसा कहा जाता है, यस्य नास्ति गृहे माता तस्य माता हरितकी। तो सबसे प्रथम हम शुरुआत करते हैं हरितकी से। पाविन भाई नमस्कार। नमस्कार। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये हरितकी है, तो इसका पौधा कैसा होता है और वो घर में या कहाँ उगाया जा सकता है? इसका पौधा बड़ा होता है, इसलिए घर पे नहीं उगाया जाता है। इसमें एक बड़ी जगह हो चाहिए। इसका बड़ा वृक्ष होता है।
और हमारे गुजरात में थोड़ा कम है, थोड़ा इसको भेज ह्यूमिडिटी वाला वातावरण ज़्यादा चाहिए, ओके। तो गुजरात में कम होता है। लेकिन झारखंड में हिमाचल का तट प्रदेश है, वहाँ पे बहुत अच्छा तरह से होता है। जी। और हरितिका के तो गुण ऐसे कोई हम कहे क्या गुण अपरंपार है। अपरंपार है। तो सबसे लेकिन पहले पेड़ की कब्ज के लिए, और ये सबसे गुणकारी ये है। सब। और त्रिफला चूर्ण प्रसिद्ध हमारा है आयुर्वेदिक औषध, वो भी इसमें से मुख्य इंग्रेडिएंट्स है इसका ये है। मुख्य हरितकी का पेड़ बड़ा होता है खूब बड़ा और होता है। उसके फल होते हैं, उसी को हम हरितकी के रूप में जानते हैं। मतलब वो उसके फल है, फल इसके के लिए फल- त्रिफला कहा जाता है। त्रिफला कहता है, ऐसा तीन फल मिलते हैं। 3 फल मिलते हैं। तो अब दूसरा ये जो पौधा है, जो आप पहचानते नहीं है इसको, लेकिन आयुर्वेद में इसकी बहुत महत्ता है, जिसको तोड़ने पर एक क्षीर निकलता है, जिसको दुग्ध कहते हैं। इसके लिए इसका नाम दूधेली है, दुग्धिका है संस्कृत में कहा जाए तो। और नागार्जुन ने इसका बहुत उपयोग किया था, इसके लिए इसको नागार्जुन दुग्धिका यानी कि नागार्जुन दूधेली कहते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। इसकी मुख्य पहचान 2 पान के बीच में इसका ये फल वाला फूल है, फल और फूल दोनों ये उगाते हैं, ठीक है। और ये आपने बताया ये एक टुकड़ा तोड़ा तो क्षीर निकल आया है, ये इसकी मुख्य पहचान है। अपने गमले में हम इसको जंगली वनस्पति समझ के निकाल देते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण औषध है। इसका सबसे पहला उपयोग आयुर्वेदिक में बोलते हैं इसको दमा के लिए, अस्थमा भी बोलते हैं इंग्लिश में, या दमा के लिए भी बहुत उपचारी है। और दूसरा एक प्रयोग इधर मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। ये पानी है जो गंदा पानी है, गंदा पानी को शुद्ध करने के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है, बहुत सारा। जैसे ये क्षीर हो गया, बराबर है। हाँ। ये क्षीर को हम यदि पानी में ऐसा रखते हैं तो वो फैल जाता है पूरा। पानी को शुद्ध करने के लिए जैसे फिटकरी करती है, हाँ, यही ऐसे काम ही। ऐसा ही का ये इसे होता है। और ये पेट के रोगों में और खास करके डेंगू में, जो अभी वर्षा ऋतु में डेंगू का उपद्रव ज़्यादा होता है, तो डेंगू आ जाता है, प्लेटलेट लोगों के बहुत घटते जाते हैं, तो इसमें ये बहुत उपकारी है। इसका कवात करके हम आराम से 2-3 दिन में ही इसका असर दे सकते हैं। ये इसमें आपको प्लेटलेट है वो बढ़ जाएगा, और डेंगू का उपद्रव में बहुत उपकारी है। इसको उगाना है घर पे तो क्या व्यवस्था है? ऐसे तो अपने आप उग जाते हैं, वरना ये आप बाहर निकलो खेत में और इसका ये छोटा छोटा इसमें है, इसका इसके एक गुजराती में बड़ा अच्छा नाम है, 1000 दानिया। 1000 बीज होते हैं इसमें। तो इसमें ये बीज है, अपने गमले में छिटक दीजिए, आराम से उग जाएगा। पेट की गड़बड़ में झाड़ा उल्टी हो जाएगा तो इसमें भी काम का है, दमा में भी काम का है, ताव में भी काम का है। ये बहुत मूल्यवान औषधि ऐसे ही खरपतवार के रूप में हमको मिल जाती है। तो ये बढ़िया का है, हम भी भेज सकते हैं उसको आराम से किसी को भी दे भी सकते हैं। और इसका वन जो कभी लीला ना मिले तो इसका जो सूखा है वो पंचांग पड़ा है तो वो भी उपयोग में आ जाएगा। दूसरा ये वनस्पति जो है जिसको समुद्र शोष कहते हैं, ऐसे समुद्र को भी सुखाने वाला ऐसा उसका अर्थ होता है, लेकिन समुद्र के किनारे पर वो नहीं होता है। उसको पानी को सोष लेने का उसमें गुण है, इसके लिए इसका नाम समुद्र शोष पड़ा है। इसको वर्धारा भी कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, वर्धारा क्या क्या काम आता है और कहाँ पर पहले तो उगता है और क्यों उसको उगाना चाहिए हमको, घर पे या आसपास में कहाँ उगाना चाहिए इसको? जो हमारे गाँव घर पे नेचुरल में खूब, अभी गर्मी का मौसम गया, बहुत गर्मी थी, तो गर्मी में ये इसका पत्ता बहुत बड़ा है, इसके और बहुत झड़क से बढ़ता है, तो एक नेचुरल कवर आ जाएगा पूरा घर पे, पूरा छापरे पे। छपरा है तो घर छपरे पर पूरा प्रोटेक्शन आ जाएगा। तो घर का टेम्परेचर ये 5 डिग्री कम करने की क्षमता रखता है। अच्छा, तो इसको गौशाला है तो भी यहाँ भी उगाना चाहिए और अपना घर के वजह से इसके ऊपर भी उगाना चाहिए, बड़ी वेल हो जाती है और बहुत गुणकारी है। इसका गुण एक ये इसके अंदर आप नजदीक से बताइए सर, एक ये उपला वाला पान और ये निचला वाला, निचला है वो वाला थोड़ा सा एक फर जैसा है, ये इसके रोम है, बारीक रोम है, ऐसा पान है। और ये अपना पान है, ये बड़ा एंटीसेप्टिक गुण वाला है, पौधा है अपने आप में। ये कोई जो हमारा जो अंग पर गड़ गुमड़ हो जाते हैं तो ये जो रुझता नहीं है तो इसके ऊपर बांध देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क होता है, जल्दी से रुझ जाता है। इसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन, डायबिटीज वाले को गैंग्रीन का घाव है वो भी रुझा सकता है। और इसका बीज, इसके अंदर की जो घर है
इसका मावा है अंदर, बीज के अंदर का, वो भी बहुत उपकारी है, पौष्टिकता से भरपूर है। और इसका मूल है। हाँ जी जी बताइए। इसको ऐसा सुना है हमने कि गंदे जो ऐसे नाली नले बढ़ जाते हैं बारिश के मौसम में, उस समय जो पर्यावरण का काम करना चाहते हैं वो उसके लिए वरदान रूप है, क्योंकि वो वहाँ बो देंगे तो ये सोख लेगा पूरा का पूरा। हाँ, अपना जो पानी वहाँ जो गजाव भी जगह है जिसको हम कड़ण बोलते हैं, तो इसमें जो पानी भरा हुआ होता है तो ये पानी सोच लेता है, ये बड़ा हो जाएगा, पानी सोच लेगा, और जमीन है वो अपनी कादव को मुक्त रखता है। तो ये अच्छी तरह से, एक फल में 4 बीज होते हैं, आप घर के आसपास उगाओ। इसका कवात भी ले सकते हैं, वेरिकोस वेन में भी ये इसका पता है, इसकी उल्टी बाजू करके काम आता है, ऐसा अनुभव युक्त प्रयोग है जी। तो ये समुद्र शोष यानी कि वर्धारे की बात बताई जी। तो हम घर पे भी उगा सकते हैं और आसपास में भी जहाँ गंदी नालियाँ है वहाँ भी उसके लिए बहुत वरदान रूप है, क्योंकि उसको सुखाने का, उसके पानी लेने का ये काम करता है। और बड़ी अच्छी वेल होती है, इसके फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं, जामुन कलर के फूल आते हैं, बड़ा शोभा के लिए भी अच्छा है। ये घर के आसपास आयुर्वेदिक उपयोग के लिए और शोभा के लिए, दोनों के लिए रखना चाहिए जी। आयुर्वेद में लीवर के रोगों के लिए भूमि आमलकी का भी वर्णन है जी। और इसमें आप थोड़ा बताइए कि ये क्या है और भूमि आमलकी की पहचान और वास की। ये भूमि आमलकी है जी। इसके एक कोई भी देखो, इसके पत्ते के पीछे ये छोटे ऐसे फल आए हुए हैं। ये आमला है ना, आमला के कुल का पत्ता है, लेकिन छोटा सा होता है। ये अपने गमले में भी अपने आप उग जाएगा। ये भूमि आमली है, ये लीवर रोगों के लिए बड़ी अच्छी दवा है। अपने यकृत रोगों के लिए ये बड़ी औषधि है। कमला में भी इसका दही के साथ सेवन है, कामला के लिए ये भी काम आता है, बहुत उपयोगी है। बहुत उपयोगी भूमि में वो बहुत जगह होती है इसके लिए, इसको आंवला के तरह का ही पत्ता होता है, इसके लिए आमलकी, और भूमि पर होती है, वृक्ष नहीं होता, इसके लिए इसका नाम है भूमि आमलकी, जिसका लौकिक नाम भोयामली है। और वो लीवर, जैसे लीव 52 है या लीवर का कोई सिरप है या लीवर की कोई भी दवाई बन रही है तो इसमें ये कंटेंट होगा ही, मतलब ये एक इंग्रेडिएंट होगा भूमि आमलकी का, बराबर है। तो आप देख लीजिए, कोई भी लीवर की दवाई लेंगे, कोई भी कंपनी की लेंगे तो भूमि आमलकी उसमें अवश्य होगी। तो ये लीवर के लिए बहुत उत्तम औषधि है। दूसरा, ये वांस की प्रजाति का पौधा है, वो कहाँ उगा सकते हैं हम उसको? ये गमले में उग गया है, लेकिन ये तो बड़ा होता है। अच्छा। और जंगल में और खास करके खेत खलियान की वाड़ है, इसमें ये अपने पूरी वाड़ फैला देता है। तो कोई दूसरे जानवर या कोई आंतरिक है व्यवस्था अपनी, इसके लिए कोई हरण है कि कोई पशु है वो आगे नुकसान ना कर सके, इसकी वाड़ बनाने के लिए भी काम का है। और इसका चारा के लिए थोड़ा गाय के लिए भी गुणकारी है, गाय के लिए भी उपयोगी, गाय के लिए उपयोगी। खास करके गाय के इसके पत्ते है ना, जो गाय को बच्चा आया है और इसके बाद इसकी जड़ नहीं निकल रही है, इसके अंदर प्लेसेंटा निकल नहीं रही है, तो इसका पत्ता खिलाओ तो ये प्लेसेंटा आराम से निकल जाएगी। ये इसका मुख्य गुणधर्म है जी जी। और इसका बाम्बू का तो बहुत सारा उपयोग है, हम बड़ी फर्नीचर से लेके एक हमारी टोकरी तक ये सब हम इसमें से बना सकते हैं। साथ में एक ये छोटा सा पौधा है, इसकी भी पहचान में करा दूं। ये हमारे जो तांदरजा बोलते हैं, ये तांदरजा का एक जंगली जात है, ये भी गुणकारी है और इसे कैल्शियम से भरपूर है। ये घर पे उगाए हैं तो इसका उपयोग करिए, इसे खपतवार के समझे के निकाल मत दीजिए जी प्लीज। हाँ जी। ये क्या है और कहाँ उग सकता है? गुंजा। हाँ, हमारे देव की माला भी इससे बनती है। और मुखपाक के लिए जो मोग में जो गर्मी के अंदर, पेट की गर्मी के बाद में जो चांदा हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो इसमें भी इसका पत्ता है, चबाने का प्रयोग है, स्वीट टेस्ट का है जी जी। और इसका फल है वो बहुत अच्छा सुंदर है और इसका औषधि उपयोग भी बड़ा है। लेकिन
ये थोड़ा उपविष्म की व्याख्या में आयुर्वेद में आता है। जी, जी। तो निष्णात वैद्य के हिसाब से ये इसके गुंजा का प्रयोग करना चाहिए। इसका पत्ता का आप बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। आपका पान में, मसाले में, मुखवास के तौर पे, ये सब जगह पे इसका पत्ता उपयोग कर सकते हैं। जैसे मधुराष्टकम में गुंजा मधुरा, माला मधुरा ऐसा आया है, तो गुंजा यानी कि जिसको चनौठी कहते हैं, रेड रंग की और ब्लैक रंग के उसके सीड्स की बनती है, एक माला बनती है। तो ये जनरल उपयोग में, लेकिन उसमें उपविष है जैसे बताया, वो जहरी मतलब उसमें विष तत्व होता है। हाँ, इसके फल में पॉइजन विष होता तत्व है है। फल में, तो फल का उपयोग नहीं करना है। लेकिन पत्ता है उसमें, जैसे उसमें विष रखा है कुदरत ने, तो इसमें अमृत रखा है। तो मुख पाक छोले हुए जैसे भाविन भाई ने बताया, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। मुखवास में डालने के लिए भी इसके पत्ते काम के हैं, क्योंकि इसमें मधुरता आती है। मधुरता आती है। और बाकी के जो हमारे एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बहुत लोग पीड़ित है। हाँ। ये इसका पत्ता है, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। हाँ, ये इसके लिए इसमें काम ये का है। उपकारक है। इसमें ये जो तत्व है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को मिटाते हैं। जी जी। आगे अब ये वनस्पति तो ये हमने तो थोड़ा हमने काम का देखा। जी। एक थोड़ा एक कुदरत ने બધા शब्द दिया है हमको। हाँ, जी। तो एक हमारे यहाँ एक थोड़ा उपद्रवी भी है। और इसके हमारे बगीचा में या हमारे खेतों में या हमारे जंगलों में एक थोड़ा सा नुकसान भी कराता है। ऐसे 2 पौधे हैं, इसकी थोड़ी पहचान करा तो। और इसका हमारे पास तो उपयोग है। तो कुदरत ने कोई वनस्पति ऐसे हो निरुपद्रवी तो नहीं भेजी है। ऐसा में एक है, ये कांग्रेस ग्रास, इसको गाजर घास भी बोलते हैं। ये कांग्रेस के ये समय पर आया है भारत में। हाँ, कांग्रेस 65 में जब अमेरिका ने जो गेहूं भेजे थे इधर, गेहूं भेजे थे, हाँ। तब ये गेहूं साथ के में आ साथ गए। में आ गया है। और ये हमारी भूमि पर बड़ा नुकसानकारक पता है। ये कब्जा कर रही है, लेकिन इसका एक यूज करते हैं। ये इसको पानी में भिगा दो, फिर उसका सड़न करा दो। तो इसके बाद जो ये पानी होगा ना, वो अपने खेतों में जो छिड़कोगे ना, तो ये जंतुनाशक के तरीके वो काम करता है। अच्छा, पेस्टिसाइड नेचुरल पेस्टिसाइड है। जो प्राकृतिक खेती वाले जो लोग दोस्त है, वो उसके लिए तो बड़ा मजा का काम है। अच्छा, ऐसी दूसरी चीज ये, लेकिन ये बंजर कर देता है जमीन को बंजर कर देता इसलिए है। उसको अवॉइड करना है और उसको निकाल देना है। लेकिन निकाल कर उसका उपयोग एज ए पेस्टिसाइड कर सकते हैं। जरूर से। तो ये है कांग्रेस ग्रास, यानी कि उसका नाम तो ऐसे कांग्रेस ग्रास नहीं होगा, ऐसे पार्थेनियम इसको बोलते हैं। अच्छा, और गाजर घास भी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। गाजर के जैसा इसका पत्ते है ना, गाजर के हाँ, जैसे जी, है, जी, इसका पत्ते गाजर जैसे है, तो इसको गाजर घास बोलते हैं। जी जी जी। तो आगे ये और इसके उपद्रव ज्यादा हो तो एक इसको मिटाने का एक सरल तरीका कि थोड़ा सा नमक पानी में डाल के इसके ऊपर डालोगे तो ये अपना उपद्रव है वो शांत कर देगा। अच्छा। ये निकल जाएगा, मतलब वहाँ निकल से। जाएगा, सूख जाएगा वो। सूख जाएगा। मतलब नमक वाला पानी इसके ऊपर छिड़केंगे तो वो मतलब सूख जाएगा। जी। ये है गंधारी, जो खेतों और खलियान में होती है। उसके जो ऐसे फ्लावरिंग होते हैं और उसके बाद ऐसे ग्रीन सीड होते हैं इसके, जो गांव के लोग खाते हैं उसको। हाँ। लेकिन ये जो सुगंधी होती है, अब खेतों में भी दूर दूर तक इसकी सुगंध आती है। हम जंगल में से आसपास निकलते हैं, इसके आसपास है, हाँ। तो भी इसके पत्ते जो है हमारे शरीर से चिपका के जी। ये अपनी गंध फैला देता है। जी। इसको इंग्लिश का एक बोलते हैं लेंटेना। खूबसूरत फूल है, सच में खूबसूरत फूल है जी। तो इसलिए इसका नौरंगी भी कहते हैं, इंद्रधनु भी कहते हैं। इंद्रधनु के जैसे इसके 7 अलग अलग कलर के बहुत सारे फूल आते हैं। जी। खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत बला है। तो ये उपयोगी नहीं है कुछ भी। उपयोगी तो कुदरत ने, आप तो विद्वान है, नास्ति मूलम, नास्ति द्रव्यम अनौषधम। कोई भी द्रव्य है वो अपने आप का गुणकारी है। खेत के लिए ये काम का है कि नहीं है? खेत के लिए एक इसका भी जो कांग्रेस ग्रास का बताया था पार्थेनियम का, इसके लिए ऐसा भी इसका भी प्रयोग है। ये इसके ऊपर एक छोटे छोटे कंटक की व्यवस्था है। जी, जी। और ये इसकी जो प्रकांड है ना, वो बिल्कुल चौरस जैसा आकार का है जी। बिल्कुल राउंड नहीं है। ठीक है, तो कोई लता है इसके ऊपर जाएगी तो इसके कंटक के साथ खींच के टूट जाएगी। तो इसके आसपास ये कोई वृक्ष नहीं पनपने देंगे, इसलिए हमारे लिए उपद्रवी है। अच्छा। इसका उपयोग
मच्छर है, अभी बारिश के सीजन में मच्छर बहुत हो गए हैं। तो इसका सूखा गंध से। पत्ता है, सूखा पत्ता है, इसको जलाओ, हाँ। मच्छर अगरबत्ती का काम करेगा। वाह। और ये मच्छर का लार्वा का उपद्रव छोटे तालाब में या पानी जहाँ भरा रहता है वहाँ पे, तो इसका थोड़ा सा टुकड़ा कट के इसमें पानी में डाल दो, तो इसमें लार्वा को मारने की कैपेसिटी है। ये एक इसका बड़ा गुणधर्म है। जी। तो लार्वा है मच्छर का, वो कम हो जाएगा और मच्छर का उपद्रव कम होगा। और ये जहाँ होता है इसके वहाँ लिए- मच्छर कम आते हैं, ऐसा सुना है। थोड़ा कम आता है, इसका ये प्रॉपर्टी है। तो इसके आसपास है वो लार्वा मच्छर का जो मर जाएगा, हाँ। तो मच्छर तो कम आने वाला है। जी। जैसा सूखा है तो जल जाएगा, इसकी गंध स्पेशल है, हाँ। तो इसकी गंध से भी थोड़ा मच्छर गंध हो इसके जाएगा। पत्तों में भी है और फूल में भी है। फूल में भी है, दोनों में गंध है। में। तो जो धूप उपयोग करना है हाँ। वो फूल को और पत्ते को दोनों को सुखा कर इसकी उसके बाद धूप करना है। कंडल भी चलती है, कंडल और भी कंडल है, भी वो चलती है। इसमें भी एक खास तो का वो गुण- मच्छर के लिए बढ़िया धूप मच्छर है। के लिए बढ़िया है। लेकिन और दूसरा एक उपयोग इसका है, कीट वो है इसका, जो हमें जैसे पार्थेनियम का बताया, गाजर घास का बताया हाँ। कि पानी में भिगो के सड़ा देते हैं, तो वो पानी है वो इसके बाद छिड़कोगे तो जंतुनाशक दवा का काम करेगा। ठीक है, तो ये भी है, ऐसा ही काम करेगा। इसका भी ये पानी है, इसको छिड़कोगे पानी में सड़ोगे, तो ये पानी है ना, ये जो जहाँ पे छिड़का है ना, तो इसकी एक खास गंध है, पानी में भी गंध है। तो वो मच्छर के अलावा कोई हमारे पाक के उपद्रवी कीटक है ना, तो वो इसके ऊपर आ जाएंगे और इसके अपना जीवन चक्र है इसके ऊपर ही व्यतीत कर देंगे, इसकी सुगंध से आकर्षित हो गए। जी। तो ये अपना पूरा खेत में उपद्रव करने की जगह एक थोड़ा सा भाग में उपद्रव करेंगे। तो ये प्राकृतिक जंतुनाशक दवा के रूप में भी उपयोग है। पेस्टिसाइड्स में ये उपयोग आता है। जी, ये बताइए ये क्या है और किस तरह से हमको उपयोग में आता है। ये घर पे उगा सकते हैं, इसका तो क्या उपयोग बताओ। अभी तो सुपर फूड बना दिए इस लोगों ने। हाँ, हमारे यहाँ जो मार्केटिंग लोग है ना, वो बड़ा चतुर लोग होते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत कॉमन चीज थी, सिगरू बोलते हैं, शिग्रू, और सरगवा, मोरिंगा जिसको मोरिंगा कहते है। हैं। हाँ। वो मोरिंगा का पूरा पान है, वो पोषक तत्वों का भंडार है। पकोड़े भी बनते हैं, भाजी भी बनती है, चटनी भी बनती है, और ऐसे गाय के चारों में भी चलता है। हाँ। बहुत सारा आराम से, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है बहुत उसमें, nutrition value, बहुत nutrition value है। मोरिंगा है ये, और घर पे भी उगा सकते हैं और खास करके खेतों में उगाने का है कि और वृक्ष होते हैं, बहुत झड़प से उग जाते हैं। स्पीड से हाँ, उगते हैं। बहुत स्पीड से होता है, और कैल्शियम का बड़ा अच्छा स्रोत है। स्रोत है, जी। है। ये ये एक बड़ा खूबसूरत पौधा है। जी जी जी। जरा इधर फोकस कीजिए। हाँ। इसके पत्ते, इसके फूल, और ये इसका जो छोटा छोटा है अंदर पड़ा है ये, ठीक है। ये इसका फल है, ठीक है। इसको हाँ, कैसा इसके आसपास बलून के प्रकार की रचना कर दी थी। इसके अंदर से फल निकला है। ये कच्चा है, लीला है, पक्का हो जाएगा तब ये अंदर ही पूरा सूख जाएगा अंदर फल। और इसका फल है वो सूखा हुआ फल, वो रासबेरी के रूप में गूगल पे बिकता है 2300 रुपये किलो में। हम तो खरपतवार समझ के निकाल दे, लेकिन ये गुणों का खजाना है, बड़ा पोषक तत्वों वाला है, इसमें साथ में है। और हमारा इसका नाम है फाइसेलिस मिनिमा। इसका छोटा है तो इसको मिनिमा बोलते हैं। एक दूसरा फाइसेलिस का भी दूसरा भी एक प्रकार आता है, इसको पोपटी बोलते हैं गुजराती में, हमारी गुजराती भाषा में पोपटी बोलते हैं जी। और इसके अंदर की पोपटी है वो निकाल के लोग बड़े चाव से खाते हैं जी। अपने वो ग्रामीण देहाती ज्ञान है, लेकिन बड़ा अच्छा ज्ञान है, बड़ा गुणों का भंडार है ये। जी। आगे बढ़ते हम जी। तो वहाँ पर जाते हैं सीधा। दो आ जाए जी, विद्यार्थी भी सीख रहे हैं साथ में, तो वो लोग भी आ जाए दो दो करके जी। यहाँ पर ये जो आयुर्वेद का प्रसिद्ध पौधा है सर्पगंधा, तो आपको पता है कि बीपी की जितनी भी दवाई बनती है, हाई ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की, आयुर्वेद में या एलोपैथी में, तो उसमें लगभग सर्पगंधा होती ही है। सर्पगंधा घनवटी से लेकर बहुत सारी दवाइयाँ जो मार्केट में प्रसिद्ध हो रही है, उस समय
आयुर्वेदाचार्यों को बीपी का ज्ञान था, ब्लड प्रेशर का, रक्त के दबाव का, रक्तचाप का, और उसके लिए उन्होंने हजारों वनस्पतियों में से इसी को चुना। और आज जो मॉडर्न साइंस है उसने इसी वनस्पति में से गुण पाए कि ये एलोपैथी में भी उच्च रक्तचाप होता है जो जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो इसके लिए ये इसी मेडिसिन का एलोपैथी ने भी उपयोग किया अलग अलग रीति से। तो ऋषि मुनियों के ज्ञान को हम वंदन करते हैं कि इतने हजारों पौधों में उन्होंने रक्तचाप के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए ये पौधा का उपयोग किया है उन्होंने। तो ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे भाविन भाई कि ये इसका नाम पहले तो सर्पगंधा क्यों है, जैसे अजागंधा नहीं है लेकिन सर्पगंधा है जी। सर्प ऐसे एक लोक मान्यता है, शायद सच में भी की होगी। इसके गंध के पान की गंध विशिष्ट है, तो सर्प यहाँ से दूर होता है, सर्प का उपद्रव है वो कम होता है, ऐसी एक लोक मान्यता है जी। और सच में देखा भी है, जहाँ पे ये होता है यहाँ ऐसा उपद्रव कम मिला है। इसके मतलब सर्प नहीं आते, ये सर्प नहीं आते, बराबर है। ये इसका एक जरा देख लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर फोकस कीजिए, ये इसके फूल है, ये पत्ते बीज है, आप इसको खुराक के स्वरूप में ले सकते हैं। जी। ये बीज को हम ले सकते हैं, बराबर है। और एक इसमें दो प्रॉपर्टी, राउल्फेरिया सर्पेंटिना इसका नाम है, इसमें दो प्रजाति भारत में पाई जाती है। ये एक हमारी भारत भूमि की विशेषता साथ में बोल दूं कि ये भारत भूमि का पौधा है, हमारे भारत में ही पनपा है, भारत में ही निकला है और भारत से ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है। तो ये हमारी भूमि का पौधा है जी। बराबर, बहुत सारे हैं लेकिन ये इसके हम ये तो गर्व से आपको कह सकते हैं कि ये हमारी भूमि का पौधा है। आज के समय में तो ये वरदान रूप है कि आज हाई बीपी के रोग बढ़ रहे हैं, जो हमारी जीवन शैली है इतनी टेंशन वाली हो गई है, भागा दौड़ी की जिंदगी हो गई है, तो ये सर्पगंधा बहुत ही उपयोगी। इसके मूल है, ये इसमें औषधि गुण है, ये मूल का प्रयोग होता है हाई बीपी के लिए। और अनिंद्रा के लिए इसका पत्तों है, ये पत्ते का अनिंद्रा में बहुत लोगों को टेंशन के कारण, दूसरा कोई है इसके कारण अनिंद्रा का रोग हो जाता है, तो ये अनिंद्रा के लिए भी इसका पत्ता बहुत उपयोगी है। जैसे इंसोमेनिया यानी कि नींद न आने की बीमारी, उसमें पत्ता काम का है। मूल का उपयोग बीपी कम करने के लिए होता है, यानी हाई बीपी के लिए वो औषधि प्रयुक्त होती है ये। और इसका बीज है ना, वो भी बच्चे तो खाते हैं, पंखी भी बहुत चाव से खाते हैं जी। हम एक दूसरे अभी वृक्ष पे जा रहे हैं, वो पक्षियों का प्रिय है, बच्चों का भी प्रिय है, ऐसा एक दूसरा वृक्ष आता है जी। या ये सेतुर हमारे गुजराती में बोलते हैं, इंग्लिश मलबेरी। ये मलबेरी बड़ा पौष्टिक तत्व खजाना है, और इसके एक एक पत्ते के ऊपर एक एक बीज आ जाएगा, फूल आ जाएगा, एक वृक्ष छोटा सा इसका फल आ जाएगा। बड़े मजेदार, थोड़ा सा गमले में भी उगा सकते हैं, बड़ा भी प्लांट होता है, और रेशम के कीड़े इसके ऊपर पनपते हैं। ये शहतूत का पौधा, ये इसका फूल है और इसका फल है, ये दोनों बड़े चाव से खाए जाते हैं। इसका पौष्टिक तत्वों में बड़ा भंडार है, और पक्षी और बच्चों ये दोनों के लिए बड़ा प्रिय है। ये हम आप गमले में भी उगा सकते हैं, घर पे थोड़ा सा गमला रखो, होगा थोड़ा बड़ा 4-5 फुट का, लेकिन आराम से इसमें फल आएंगे और आपका इसका मजा ले सकते हैं जी। आगे तो इसमें तुलसी माता है, वो तो पता है सबको। वो ये खास दूसरे को आप समझाए, तुलसी तो पता है सबको, तो फाइसली सही है, हमारे जो पोपटी है ना, वही है पोपटी करना में देख लिया। एक साथ में ये उग गया है, ये थोड़ा सूख गया है, लेकिन इसका एक परिचय दे दे। ये है सहदेवी, जो हमारी ताव के लिए जो औषधि है वो सूख गई है, लेकिन के ताव के लिए जो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक में 64 दिव्य औषधि का जो प्रयोग है, इसमें से ये एक सहदेवी है। सहदेवी का मूल और इसका पान, ये दोनों काम पंचांग काम का है, और ये ताव के लिए इसका एक उपयोग सहदेवी का, इसका मूल माथे पर बांधने से
बहुत ही टेम्परेचर हुआ हो, बहुत बुखार बढ़ गया हो, तो उसको उतारने के लिए प्रभावी तरीके से ये सहदेवी काम करती है। इसके रूट का काम है, वो बांध देना है उगाड़ कर उसका मूल। जैसे कि हम अप्पा मार्ग का मूल डिलीवरी के लिए बांधते हैं, ऐसे ही ये सहदेवी का मूल हम सिर पर बांधते हैं तो बुखार उतर जाता है। ऐसा आयुर्वेद की प्रभावी चिकित्सा में बताया गया है। ताव के लिए जो हमारी भुयामली बताई, बुखार के ये साथ में सहदेवी, ये सब ताव के लिए बड़ी उपकारी बुखार के लिए वनस्पति जी। है। ये यहाँ पर आते हैं तो ये गमले में खरपतवार के स्वरूप में उग जाती है जी, हम निकाल देते हैं। जी। लेकिन इसका एक दूसरा है, वो अपने आयुर्वेदिक का बड़े प्रसिद्ध औषध है। थोड़ा सा ये अलग जात का है, लेकिन दोनों का गुणधर्म बहुत अच्छे एक साथ दूसरे के साथ मिलते हैं। इसलिए हमको इसको भी ये नाम से थोड़ा सा पुरुष और स्त्री नाम से बुला लेते हैं। ये गुजराती में बोलते हैं साटोड़ा, और हिंदी में विस्खरपरा भी बोलते हैं। हाँ। और ये मूत्रल औषध है। जैसे साटोड़ी यानी पुनर्नवा मूत्रल है, ऐसे भी इसी यही तरह से मूत्रल ये है। जी, और किडनी के रोगों में बड़ी बहुत ही काम की अच्छा चीज है। उपयोग होता है जी। आप इसकी भाजी बनाकर भी खा सकते हैं। हाँ, हाँ, इसके भाजी बना के खा सकते हैं। किडनी के डिसीज में बहुत ही उपयोगी ये होता है, ऐसा सुना है। तो किडनी के लिए जो जो मतलब रोग है किडनी संबंधित, मूत्र संबंधित, उसमें उसका उपयोग है। ये है, बताइए कि ये हम इसमें भी किडनी वाली बात की, इसमें भी हम किडनी वाली बात करते हैं। इसको संस्कृत में बोलते हैं पर्ण बीज। एक ऐसी औषधि है, ये इसके आसपास का जो पर्ण है, ये इसका जो देख रहे हैं ना आप, जो एक डॉट्स ये सब में से बीज उग जाएंगे। ये इसका एक जमीन में डालो तो भी इसका नया पौधा जैसे पूरा एक पत्ता डाला जमीन पर और वो पत्ते से ही पूरा वृक्ष हो गया, तो उसको कहते हैं कि जिसके पर्ण में ही बीज उपलब्ध है तो इसका नाम पर्ण बीज है। बराबर है। तो ये तो एक उगाने का एक हो गया तरीका कि इसको हम बीज के रूप में पत्र दे सकते हैं, तो बराबर है, तो वो उग जाएगा। औषधीय उपयोग में हम उसका देखें, औषधीय उपयोग में किडनी रोगों में खास करके जो किडनी स्टोन, पथरी की तकलीफ होती है, इसमें इसका सेवन करना चाहिए। और अब करीबन 1 महीना तक सुबह में सूर्योदय के 2-3 घंटे में इसका सेवन करना चाहिए। थोड़ा खट्टे पत्ते लगेंगे, सूर्योदय के 2-3 घंटे के बाद है इसके पत्ते में स्वाद बदल जाता है। इसके पहले तो थोड़ा खट्टा स्वाद लगता है, तभी इसका उपयोग करना है। और ये उपयोग करेंगे 1 महीने तक तो किडनी स्टोन की पथरी की तकलीफ से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए और घर आंगले में गमले में आराम से उग सकती है। इसमें 2-3 आइटम है, एक इधर भी हमारे यहाँ भी है, एक ये छोटा पत्ता वाली है, एक बड़ा पत्ता वाली भी आती है। और इसका जब फूल आए ना तब तो दिल खुश हो जाएगा। एक बड़ा सा अच्छा सा गुलाबी रंग का झुमका आएगा फूल का, जैसे बेल है ना लटक रहे हो विंड चाइम के, ऐसे इसमें ऐसी शोभा आएगी। और पक्षी है ये इसका रस चूसने आते हैं, तब आपके घर में भी है तो आप आनंद इसका अनुभव ले सकते हैं। हाँ, इसका तो हम बीज भी दे सकते हैं पत्र के रूप में। पत्र लोग वहाँ रखेंगे तो पत्र उगा देंगे, तो इसका एक पत्ता दे दो आराम से उग जाएगा, आराम से उग जाएगा। और ये पथरी के समस्या और अभी के जो स्टोन की समस्या उसमें बहुत ही उपयोगी होगा। तो एक अंतिम बार कि ये पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं अलग प्रदेशों में, पत्थर चट्टा ये पाषाण भेद है, वो थोड़ा अलग है। लेकिन हमारे प्रदेश में जो हर वनस्पति हमारे प्रदेश में नहीं उग सकती है। हाँ, ठीक है। तो हमारे प्रदेश में जो उग सकती है वो हमारे यहाँ काम लग सकती है। तो पत्थर गए वो ये हमारा लिए पाषाण भेद, सही है। इसमें हमारा पत्थरी जो भेदता है तो ये हमारे लिए पाषाण भेद नहीं हुआ, देसी पाषाण भेद हुआ, लेकिन पाषाण भेद हुआ। तो सभी प्रकार के स्टोन के लिए ये अद्भुत औषधि है। बराबर। तो आज हमने इतनी वनस्पतियों की बात देखी, एक अंतिम लेमन ग्रास हम देख लेते हैं। ये जी, इसको जो हरी चाय कहते हैं, इसको ग्रीन टी बोलते हैं, नींबू घास बोलते हैं जी। और इसके पत्ते में ये घास का वर्ग का है, लेकिन एक बड़ी अच्छी सुगंध है। और इसका पत्ता है वो जो अपने चाय में या पानी में साथ में डालो और उसका उबाल कर पियो, साथ में नींबू निचोड़ के, तो बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। शरीर को भी और मन को दोनों को फ्रेश कर देता है जी। तो ये घर पे उगाया जा सकता है। इसका तो वो मूल का छोटा छोटा बीज आता है और इसका मूल के आसपास के गांठ है, इससे भी उग जाती है, राइजोम जिसको बोलते हैं। जी जी।
तो अभी हमने थोड़ी वनस्पति देखी, करीब करीब 10 वनस्पति का परिचय हमने हाँ, देखा जी। लगभग। तो आज का ये वर्ग द्रव्य गुण विज्ञान को समर्पित था। तो वनस्पति के गुण क्या क्या है और घर पे उगने वाली वनस्पति ही आपको ज़्यादातर दिखाई कि आप घर पे गमले में क्या उगा सकते हो और कैसे उसका उपयोग कर सकते हो। इसी तरह से बारिश में हम अगला वर्ग भी लगभग 1-2 वर्ग के बाद और एक वर्ग रखेंगे, जरूर। जिसमें औषधीय गुणवत्ता वाली और अनेक रोगों में काम आ सकी ऐसी वनस्पति का कलेक्शन करेंगे और ये वनस्पति आपको दिखाएंगे। तो आप भी घर पे गमलों में या आसपास की ज़मीन में ऐसी वनस्पति का संवर्धन कर सको। तो इतना ही भाविन भाई का धन्यवाद करके हम इस वर्ग की परिसमाप्ति करते हैं। अगले वर्ग में भी हम कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर आएंगे और आगे आयुर्वेद को और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्।